हेलो गाइज़, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइज़, आपको पता है कि हमने जो कि एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की साइकोलॉजी की, वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर कर लिए थे और 5वां चैप्टर हम कर रहे थे। पाँचवें चैप्टर में हमने जो कि 4 पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। 4 पार्ट्स में हमने काफ़ी मैटर डिस्कस कर लिया था, तो ये वीडियो का 5th पार्ट है। सो यदि आप वो 4 पार्ट्स देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो हमने कहाँ तक अपना जो मैटर है वो डिस्कस कर लिया था। हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तक अपना जो मैटर है वो डिस्कस कर लिया था। और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास जो मैटर है वो है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ठीक है, सो ये आज हम मैटर डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। सो गाइज देखो, नाम से यहाँ पे आपने ह्यूमनिस्टिक नाम तो सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवतावादी। ठीक है, सो मानवतावादी, जो कि इसमें आपने एक पर्सन याद रखना है, ये कभी मत भूलना। ह्यूमनिस्टिक की अगर बात आए तो इसमें आपने एक पर्सन है जिसका नाम है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, सो इसको आप कभी मत भूलना, अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने नीड्स थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था, जो कि व्यक्ति को जीने के लिए कुछ नीड्स होती हैं, तो उनका एक मॉडल दिया था जिसको हियरार्किकल मॉडल बोलते हैं। हियरार्किकल कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने नीड्स, जो कि ह्यूमन बीइंग हैं उनकी नीड्स को लेकर के, कि यदि वो अपनी नीड्स को पूरा करते हैं समाज में, तो फिर ही वह मीन्स इन्वायरमेंट में अपने आप का जो कि अस्तित्व है वो बनाए रखते हैं, फिर ही वह एडजस्टमेंट करके चलते हैं। सो इन्होंने उनका एक मीन्स क्रम दिया था, ऑर्डर दिया था नीड्स का, और लास्ट में जो नीड आती है लास्ट में, वो इसमें आती थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। सो नीड्स थ्योरी अगर आप देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो नीड्स थ्योरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और इम्पोर्टेंट भी है। वह किसी भी मीन्स, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, टीचिंग रिलेटेड जो टेस्ट होता है उसमें साइकोलॉजिकल का आपको पता है पोर्शन रहता है, तो उसमें नीड्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ज़रूर देख लें यदि आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो। हम यहाँ से आप अभी अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में देखो, इसमें सिंपली अगर नाम की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी आपको मैंने बता दिया है। मीन्स इसमें जो भी नीड्स हैं वो व्यक्ति की पूरी करवाई जाएंगी और उसके जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उसमें वो उसको दूर किए जाएंगे। एग्जिस्टेंशियल मीन्स कैसे व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाए रखे समाज में, इन्वायरमेंट में, नेचर में, उसको कैसे अपना मीन्स जो भी अस्तित्व है वो बनाए रखना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी उनके मनोरोग होते हैं कैसे उनको दूर करना है। इसी की ये थेरेपी है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। The humanistic existential therapies postulate that psychological distress arise from feeling of loneliness, alienation, and an inability to find meaning and genuine fulfillment in life. तो इसमें क्या यही कहा है कि जो भी व्यक्ति में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होते हैं, व्यक्ति में अकेलापन सा वह महसूस करता है, जहाँ अलाइनेशन की भावना उसमें आ जाती है कि किसी दूसरे से, अपने सखी संबंधी साथी से अलग होने की जो भावना आती है, जो भी उसमें प्यार होता है। ठीक है, तो वह मीन्स किसके कारण होता है, वह एक इनेबिलिटी, जहाँ अपने जो भी जीवन के अर्थ को न समझ पाना, जहाँ अपनी ज़रूरतों को न समझ पाना, मीन्स इसी के कारण वह मीन्स ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इन्होंने कहा जैसे कि उसमें लोनलीनेस हो गया, अलाइनेशन हो गया। ठीक है, तो जब वह मीन्स अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को नहीं समझता, जहाँ अपनी जो भी अपनी लाइफ का क्या मीनिंग है, जो भी मीन्स अपनी फुलफिलमेंट है जेन्युइन, उसको जब वह नहीं समझता, उसमें वह असमर्थ होता है समझने में, तो उसमें मीन्स ये लोनलीनेस हो गया, अलाइनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अब उसमें फिर आ जाती हैं। आगे कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एन इनेट नीड टू ग्रो इमोशनली। आगे कह रहे हैं कि जो भी मानव की जो अगर पर्सनली रूप से देखा जाए तो उसको मेनली बेसिकली एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, तो उसी की उसको ज़रूरत होती है, उसी की उसको मीन्स आवश्यकता होती है। मीन्स अगर व्यक्ति की मेनली बेसिकली ज़रूरत देखी जाए, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जो कि लास्ट स्टेज होती है, मीन्स यदि वह जहाँ तक पहुँच जाता है व्यक्ति अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो मीन्स वह अब जहाँ पे सेटिस्फाई है, वह बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से उसके वो एबनॉर्मल हो रहा है। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो संतुष्ट है। बेसिकली यही कहा है कि जो अगर पर्सनली रूप से देखा जाए तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत से ही वह अभिप्रेरित होता है व्यक्ति। ठीक है, इसमें कह रहे हैं, व्हेन दीज नीड्स आर कर्व्ड बाय सोसाइटी एंड फैमिली, ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो
कह रहे हैं कि कई बार जब ये ज़रूरतें जो ये नीड्स होती हैं, जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया है ना, सो उन्होंने जो कि नीड्स दी थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स दी थी, उन्होंने सेफ्टी की दी थी, लव एंड बिलोंगिंगनेस दी थी, है ना। सो अगर इन ज़रूरतों को किसी समाज के द्वारा या फैमिली के द्वारा या किसी पर्सनली व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, किसी रीज़न के कारण मीन्स उसे कर्व कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसमें बाधा डाली जाती है, तो क्या हो जाता है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, तो इस तरीके का एक्सपीरियंस वो फील करने लग जाता है। सो उसमें बेसिकली मीन्स एक तरीके के मनोवैज्ञानिक जो विकार हैं वो पैदा हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की को डिफाइन किया गया है। कह रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज डिफाइन एज एन इनेट और इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स द पर्सन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड, अचीविंग द कम्प्लेक्सिटी एंड बैलेंस विदाउट बीइंग फ्रेगमेंटेड। तो देखो यहाँ पे एक ना डिफाइन किया गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। तो कह रहे हैं कि जो भी आत्म सिद्धि है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्म सिद्धि, ठीक है। सो वे इन सब जो कि जो डिसऑर्डर हैं मीन्स उसको क्या करती है, दूर करती है। तो आत्म सिद्धि एक तरीके की यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जन्मजात इनबॉर्न स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो कि व्यक्ति को बहुत अधिक कॉम्प्लेक्सिकल बनाती है, बैलेंस करती है, उसको एडजस्टमेंट करने वाला बनाती है व्यक्ति को, वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कारण। मीन्स इसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों को बिगाड़े बिना अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, खुद को इंस्पायर करता रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो आगे इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हमने यहाँ तक हमने जो डेफिनेशन है वो हमने समझ ली है, ठीक है। इतना हमारे लिए काफ़ी है मैटर कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है, कि जो भी मीन्स स्ट्रेंथ है जो जन्मजात होती है, सो जो व्यक्ति को एक तरीके से कम्प्लेक्सिकल बनाती है, एक तरीके से जो भी बैलेंस करती है, ठीक है, उसको एडजस्टेबल बनाती है अपने इन्वायरमेंट में, समाज में, ठीक है, कि वह अपने व्यवहारों को बिगाड़े ना, जहाँ पे अपने व्यवहारों को बिगाड़े बिना एक तरीके का बैलेंस प्राप्त करने के लिए जो इंस्पायर करने वाली चीज़ है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है। सो आगे इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि हीलिंग अकर व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू परसीव द ऑब्स्टेकल्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन हर और हिज लाइफ एंड इज एबल टू रिमूव देम। कह रहे हैं कि मीन्स जो भी रुकावटें आती हैं, जो भी उसके आगे मीन्स कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, तो जब वह उन बाधाओं को, रुकावटों को दूर कर लेता है, तो यहाँ पे फिर व्यक्ति अपनी आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और ये ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करना ही, अचीव करना ही, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उसको दूर करना होता है। मीन्स यहीं पर उनका उपचार किया जा सकता है, ठीक है। मीन्स जब उसको हम क्या करते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायर्स फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन। मीन्स जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, इसको ज़रूरत होती है फ्री इमोशंस एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही है कि व्यक्ति के जो भी अपने इमोशन एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना होता है, फ्री करना होता है। कह रहे हैं द फैमिली एंड द सोसाइटी कर्व इमोशनल एक्सप्रेशंस एज इट इज़ फियर दैट ए फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस कैन हार्म सोसाइटी बाय अनलीशिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पे कहा है कि जो फैमिली एंड सोसाइटी होती है इस इमोशंस को एक्सप्रेस क्षमता को क्या करती है कि एक तरीके का कंट्रोल करते हैं, क्योंकि समाज को लगता है कि इससे उनको क्या होगा, उनको हानि पहुँचेगी। देखो यहाँ पे यही कहा है ना, कैन हार्म सोसाइटी। तो यहाँ पे सोसाइटी को यहाँ पे लगता है कि जो भी व्यक्ति के इमोशनल है जो वह एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उससे समाज को ज़्यादा क्षति पहुंचेगी, ठीक है। सो दिस कर्व लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड नेगेटिव इमोशंस बाय थ्वाटिंग द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति का व्यवहार है वो क्या हो जाता है, एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। मीन्स एक तरीके का बुरा व्यवहार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यही लिखा है कि फिर जो कि यह रुकावट है, यह कर्व है, यह लीड करती है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को। मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मेन मतलब है कि व्यक्ति अपने इमोशंस को फ्री कर रहा है, लेकिन सोसाइटी है वो किसी ना किसी तरीके से रुकावटें पैदा कर रही हैं, ठीक है। सोसाइटी कर्व इमोशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे यही लिखा है ना। तो फिर इससे क्या होता है कि जो ये कर्व होती है, ये रुकावट होती है, ये लीड करती है किसको, व्यक्ति के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को, एंड उसके जो इमोशंस है उसको नेगेटिव बनाती है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर इसलिए कहा है कि
Therefore, the therapy create a permissive, non-judgmental, and accepting atmosphere in which the client emotions can be freely expressed, and the complexity, balance, and integration could be achieved. So फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम थेरेपी का यूज़ करते हैं, जो हम अभी थेरेपी पढ़ रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक एग्जिटेंशियल थेरेपी। सो इस थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरीके का मीन्स नॉन जजमेंटल, परमिसिव और एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर रहता है। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिससे इमोशंस को फ्रीली तरीके से व्यक्ति एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो इसमें फिर व्यक्ति की जो कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बैलेंस होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसमें इन सब चीज़ों को व्यक्ति क्या करता है, अचीव करता है। ठीक है, सो आगे कह रहे हैं द फंडामेंटल अजम्पशन इज दैट द क्लाइंट हैज़ द फ्रीडम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल हर और हिज ऑन बिहेवियर। सो यहाँ पे इसकी जो थेरेपी है, तो इस थेरेपी की जो फंडामेंटल अजम्पशन है, तो इसमें क्लाइंट को क्या किया जाता है कि क्लाइंट को अपने व्यवहारों पर कंट्रोल करने की स्वतंत्रता दी जाती है, उसको फ्रीडम दी जाती है, तथा उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मीन्स उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने व्यवहारों का कैसे संचालन करना है यहाँ पे। ठीक है, कह रहे हैं द थेरापिस्ट इज मेयरली फैसिलिटेटर एंड ए गाइड। तो यहाँ पे जो थेरापिस्ट रहता है एक, वो क्या है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसको फैसिलिटेट करता है यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ द क्लाइंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ थेरेपी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेनली जो क्लाइंट ही है, ठीक है, वह खुद ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो थेरेपी है इसकी मीन्स सक्सेस के लिए। ठीक है, सो थेरेपी की सक्सेस के लिए यहाँ पे क्लाइंट ही क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट फैसिलिटेट और गाइड करना है थेरापिस्ट को, लेकिन जो अपना बिहेवियर शो करना है, बिहेव है जो अपना वो शो करना है, वो क्लाइंट को ही शो करना है। तो यहाँ पे क्लाइंट की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, सो हमारे पास कह रहे हैं द चीफ एम ऑफ द थेरापिस्ट टू एक्सपेंड द क्लाइंट अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य जो एम होता है, वह होता है कि क्लाइंट को जो कि सेल्फ अवेयरनेस है, उसकी जागरूकता है, उसको क्या करना, एक्सपेंड करना। ठीक है, सो आगे कह रहे हैं कि healing take place by a process of understanding the unique personal experience of the client by herself or himself. The client initiate the process of self growth through which healing take place. तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे मीन्स जो व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने इमोशंस को फ्री करता है, अपने इमोशंस को मीन्स जैसे जैसे जो भी अपने अनुभवों को समझने लग जाता है, ठीक है, तो वैसे वैसे जो भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, बैलेंस है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती है, और इसमें व्यक्ति फिर स्वास्थ्य होने लगता है, उसकी जो सेल्फ ग्रोथ की प्रोसेस है वो वहाँ तक उसको क्या करने लग जाता है, मीन्स अचीव कर लेता है। ठीक है, सो वो वहाँ तक पहुँच जाता है, अपनी सेल्फ ग्रोथ की प्रोसेस तक उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सो ये एक थेरेपी थी हमारे पास, जिसको हमने ह्यूमनिस्टिक एग्जिटेंशियल थेरेपी कहा। इसमें मीन्स हमने बेसिकली 2-3 चीज़ें, देखो आपने इस थेरेपी में याद रखना है कि जो थेरापिस्ट था वो एक तरीके का फैसिलिटेटर एंड गाइड था। ठीक है, और एक आपने याद रखना है कि इसमें जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा था वो परमिसिव है, नॉन जजमेंटल है और एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर वाला। मीन्स जो भी एटमॉस्फेयर है वो एक्सेप्टिंग वाला है, मीन्स उसके व्यवहारों को, उसके इमोशंस को समझा जाता है जहाँ पे, लेकिन एक तरीके का परमिसिव सा उसको बनाया जाता है, नॉन जजमेंटल सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास थेरेपी आती है, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी। ठीक है, आगे हमारे पास एक और थेरेपी है जिसका नाम है सिर्फ एग्जिटेंशियल थेरेपी। ठीक है, सो इसमें मैं आपको मीन्स काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी है और इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो कह रहे हैं विक्टर फ्रैंकल ए साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड द लोगोथेरेपीज। Logos is the Greek word of for soul and logotherapy means treatment for the soul। ठीक है, सो इसमें कह रहे हैं कि भाई जो विक्टर जो फ्रैंक नाम का एक साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट था, ठीक है, सो उन्होंने एक लोगोथेरेपी का निर्माण किया, उसको प्रपाउंड किया। सो इसमें जो वर्ड आया है लोगोस, ठीक है, सो उसको जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसको सिंपली लैंग्वेज में हम आत्मा बोल सकते हैं। ठीक है, सो जो लोगोस थेरेपी का मतलब हो गया कि उस आत्मा को क्या करना, उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, सो इसमें आगे कह रहे हैं फ्रैंकल कॉल्स दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीनिंग इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंस एज द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। सो इसमें जो कि फ्रैंकल है उसका मानना है कि इसमें लाइफ के प्रति जो एक मीनिंग होता है, इसमें लाइफ के प्रति जो एक रिस्की सिचुएशन होती है और उस लाइफ के प्रति जो एक मीनिंग होता है, ठीक है, तो
उसका निर्माण किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है, उसका निर्माण करना इसमें आता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे यही लिखा है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ में जो एक अलग अलग तरीके की रिस्की सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, एक सर्कमस्टेंस जो क्रिएट हो जाता है जो रिस्की होता है, सो उसका क्या मीनिंग है, उस मीनिंग को फाइंड करना ही इस ट्रीटमेंट में आता है और इसी प्रोसेस को मीनिंग मेकिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपली सी बात यह है कि अपनी लाइफ का क्या मीनिंग है यहाँ पर मीन्स इस प्रोसेस के बेस पर व्यक्ति अपना जो भी अपना एग्जिस्टेंस है, अपना अस्तित्व है, ठीक है, उसको क्या करता है, बनाए रखता है। सो इसमें कह रहे हैं द बेसिस ऑफ मीनिंग मेकिंग इज ए पर्सन फॉर फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस just as there is an unconscious which is the responsible of instincts, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में किया था, there is a spiritual unconscious which is the storehouse of love और static awareness, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो कि एक बेसिक मीनिंग यहाँ पे कहा है कि जो मीनिंग मेकिंग का जो कि जहाँ इस प्रोसेस का मीनिंग में क्या है बेसिक सा, सो इस प्रोसेस में होता है कि व्यक्ति अपना जो अस्तित्व है, ठीक है, उस अस्तित्व को एक स्पिरिचुअल ट्रुथ, ठीक है, जो उसका एक स्पिरिचुअल ट्रुथ है मीन्स अपने अस्तित्व का एक आध्यात्मिक सच प्राप्त करने की इसमें क्या होती है, खोज की जाती है, ठीक है। यह उसी तरह से होता है जैसे कि इसमें कहा, जैसे कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो कि हमारी मूल प्रवृत्तियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में किया था, है ना। चैप्टर 2 में हमने पर्सनैलिटी से रिलेटेड किए थे, जिसमें अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड किया था, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया चैप्टर है ना, टॉपिक है। सो उसी तरीके से कहा है कि जो यहाँ पे जो एक आध्यात्मिक सच है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है ना, इसकी तुलना की गई है जो अनकॉन्शियस माइंड है इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, कह रहे हैं देयर इज ए स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस, तो यह एक तरीके का स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस ही होता है, ठीक है। सो सिंपली जो है उसी तरह का होता है जैसा कि हमारा अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। सो स्पिरिचुअल ट्रुथ भी उसी तरीके का होता है। सो इसमें व्यक्ति का कह रहे हैं विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ लव, एस्थेटिक अवेयरनेस एंड वैल्यू ऑफ लाइफ। सो इसमें व्यक्ति की क्या होती है कि इसमें व्यक्ति का एक लव छिपा होता है, प्रेम होता है, उसका अपने बारे में ही एक अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है, और अपनी लाइफ की क्या वैल्यू है, ठीक है, अपनी लाइफ की क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें इस स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस में क्या होती है, छिपी होती है, ठीक है। सो आगे एक ना वर्ड आया है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, है ना, इसको बोलते हैं अस्तित्व दुश्चिंता, हिंदी में बोलते हैं अस्तित्व दुश्चिंता। सो इससे क्या अभिप्राय है, तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो कह रहे हैं कि यहाँ यहीं से पढ़ेंगे, न्यूरेटिक एंजाइटी अराइज व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर अटैच्ड टू द फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। Frankl emphasized the role of spiritual anxiety in leading to meaninglessness and hence it may be called an existential anxiety। देखो इसमें जो हमारे पास एक वर्ड आया है कि जो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है, इसका अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को लेकर, जब व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के मीन्स जो फिजिकली तरीके से साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल जो पक्ष होते हैं, जो ये पहलू होते हैं, तो इन पक्षों में जीवन से जुड़ी जो भी समस्याओं में फंस जाता है, ठीक है, जो भी इनके जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें फंस जाता है, ठीक है। तो उसे न्यूरोटिक एंजाइटी बोलते हैं। मीन्स यह एक तरीके की सिंपल भाषा में कहा जाए दिमागी परेशानी उसे होने लग जाती है, ठीक है, यह एक तरीके की दिमागी परेशानी है जो व्यक्ति को मीन्स मीनिंगलेसनेस की ओर क्या करती है, पुश करती है। मीन्स व्यक्ति जो कि अपनी लाइफ का क्या अर्थ है उसको समझ नहीं पाता, तो इसलिए बोला है मीनिंगलेसनेस, ठीक है। तो फ्रैंक ने मीन्स इसी को क्या बोला है, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी बोला है, ठीक है। सो आगे इसमें कह रहे हैं कि न्यूरोटिक एंजाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन, तो कह रहे हैं द गोल ऑफ लोगोथेरेपी इज़ टू हेल्प द पेशेंट्स टू फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ irrespective of their life circumstance. The therapist emphasize the unique nature of the patient's life and encourage them to find meaning in their life. So simple सी बात है, यही कहा गया है कि
जो यह दिमागी परेशानी है जिसको मीन्स इस मीनिंगलेसनेस को फ्रैंकल ने कहा है एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। सो इसको दूर करने के लिए, ठीक है, सो इसमें थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है जो कि एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है। सो इस थेरेपी का जो गोल है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि जो भी व्यक्ति की लाइफ का एक मीनिंग है उसको फाइंड करना, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फाइंड करना, ठीक है, ताकि इसमें व्यक्ति क्या करे, जो कि अपना यूनिक नेचर होता है, ठीक है, जो पेशेंट जो भी इसमें पेशेंट रहता है उसका जो भी यूनिक नेचर है उसको वह क्या कर सके, फाइंड कर सके और अपना जो अस्तित्व है वो बनाए रखे, ठीक है, और वो अस्तित्व बनाए रखे और आगे मीन्स इनकरेज होता रहे, मीन्स अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इनकरेज भी होता रहे, ठीक है। सो जो हमारे पास ये क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, इसमें आपने जस्ट याद रखना है कि यह कार्ल जो रोजर्स थे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कार्ल रोजर्स, तो इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी, ठीक है, तो यही दिया है कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाज गिवन बाय कार्ल रोजर्स। तो ये बस इतनी सी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ज़्यादा मैटर अब नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सो आगे हमारे पास एक और है गेस्टाल्ट थेरेपी। सो इसमें भी आपने जस्ट एक दो बातें याद रखनी है। देखो, गेस्टाल्ट थेरेपी जिसका मतलब है होल, तो उसको हिंदी में बोलते हैं समग्र, ठीक है। सो एक बात और बता दें, गेस्टाल्ट जो कि एक थ्योरी थी, गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है, जिसको जो कि किन्होंने दी थी, ये हमारे पास गेस्टाल्टिज्म थे, समग्रवादी थे, जो कि कोलर, कोफका और बर्दीमीर, जो 3 पर्सन थे, ठीक है, ये कोलर, कोफका और बर्दीमीर, ये हमारे पास 3 पर्सन थे जिन्होंने मीन्स गेस्टाल्ट थ्योरी दी थी। ये गेस्टाल्ट थेरेपी है, मैं थेरेपी की बात नहीं कर रहा, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, जो कि लर्निंग की थ्योरीज में आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो आया है ये है फ्रेडरिक फ्रिज, ठीक है। तो फ्रेडरिक फ्रिज ने गेस्टाल्ट थेरेपी की स्थापना की, लेकिन गेस्टाल्ट थ्योरी कोलर, कॉफका और बर्दीमीर याद रखना है, और फ्रेडरिक फ्रिज से आपने याद रखना है गेस्टाल्ट थेरेपी, ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाहता था। सो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा पढ़ें तो कह रहे हैं कि द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट मीन्स होल, दिस थेरेपी वाज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रिट्ज पर्ल्स टुगेदर विद हिज वाइफ लॉरा पर्ल्स। तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मीन्स मिलकर के इस थेरेपी का निर्माण किया था। कह रहे हैं द गोल ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी इज़ टू इंक्रीज एन इंडिविजुअलाइज्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो बेसिकली इसका जो गोल रहता है गेस्टाल्ट थेरेपी का, तो यह मीन्स व्यक्ति की जो कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, या सेल्फ एक्सेप्टेंस है, उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है, ये इसका मेन गोल होता है, मेन एम होता है इस थेरेपी का, ताकि जब वह अपने बारे में जानेगा तो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वह खुद ब खुद हल कर लेगा, ठीक है। तो उसको सेल्फ अवेयरनेस के दी जाती है, व्यक्ति को उसके प्रति ज़्यादा जागरूक किया जाता है कि वह क्या है, उसमें क्या चीज़ें छिपी हैं जो अच्छी हैं, ठीक है, जो उसका अच्छा व्यवहार है उसको जागृत किया जाता है, वह खुद को कितनी एक्सेप्टेंस देता है समाज में, इन्वायरमेंट में, है ना, अपनी फैमिली में। तो ये सारी चीज़ें उसको समझाई जाती है व्यक्ति को, जो कि उसके संवेग है, ठीक है, जो उसकी जागरूकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को समझाया जाता है इसमें। सो एक हमारे पास यहाँ पे आती है बायोमेडिकल थेरेपी। सो बायोमेडिकल थेरेपी में जस्ट आपने कितना याद रखना है कि इसमें ज़्यादातर जो बायोमेडिकल थेरेपी है, इसमें ज़्यादातर ना मेडिसिन वगैरह दी जाती है, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको दूर करने के लिए एक तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, सीधी सी बात ये है यहाँ पे बायोमेडिकल थेरेपी में। सो आगे हमारे पास एक और है, इसको भी आप याद रखोगे, ECT को, ठीक है, इसका एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ECT। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये भी एक फॉर्म है बायोमेडिकल थेरेपी की। इसमें दवाइयों की बजाय इसमें दवाइयाँ नहीं दी जाती, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है किसी भी जो रोगी है उसके ब्रेन पर, ठीक है, उसके ब्रेन को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, तो बिजली के झटके के द्वारा जो उसमें रोगी में सुधार है वो किया जाता है, ठीक है। जो भी मनोरोगी होते हैं ना, उसी मीन्स उसी को दिए जाते हैं ये, और
जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उसी के द्वारा दिए जाते हैं ये झटके। मीन्स साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है, जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं वही दे सकते हैं ये बिजली के झटके जहाँ पे। और एक बात ये भी कही गई है कि जो कि ये ECT है, यह रूटीन का ट्रीटमेंट नहीं है। मीन्स डेली बिजली के झटके नहीं देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जो दिमागी हालत है, जो ब्रेन है, उसमें भी कुछ ना कुछ मीन्स उसको डैमेज आ सकते हैं ब्रेन को, ठीक है। सो ये चीज़ें मीन्स ध्यान से देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। लेकिन जस्ट मैंने तो इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी थी, और जो है बायोमेडिकल थेरेपी के अंदर ही आ जाती है ये चीज़, ठीक है। सो गाइज, ये आज का हमारा टॉपिक था, जो कि हमारी 5th चैप्टर का 5th पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। जितना भी मैटर सफिशेंट था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो भी क्वेश्चनिंग इसमें निकलती है वो भी आपको मैंने बता दी हैं। आप सारे पार्ट्स देख सकते हो, उसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यदि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। और जो हमारे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखते हैं, जो भी या किसी भी वीडियो को देखते हैं फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि उनसे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.